हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों की तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टीज का नाम है परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याएं, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब ये परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है, इनको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए। वैसे भी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या आप लोगों को पता है, 3D सीरीज के एलिमेंट पढ़ाए थे, तब वहां पर भी हम लोगों ने इस चीज का डिस्कशन किया था कि परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या किसको बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी डिस्कशन किया था यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब मैं यूनिट जो अपनी थर्ड चल रही है, इसके अंदर भी इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि भाई क्या डेफिनेशन तो परमाणु त्रिज्या की होती है और क्या डेफिनेशन आयनिक त्रिज्या की होती है। मतलब क्या डेफिनेशन तो एटॉमिक रेडियाई की होती है और क्या डेफिनेशन आयनिक रेडियाई की होती है। आप लोगों के लिए मैंने पहले से एक चीज बता रखी है कि त्रिज्या का मतलब होता है आकार, अर्थात यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं। चाहे उसको आप त्रिज्या बोल दो, चाहे उसको आकार बोल दो। त्रिज्या और आकार एक ही बात है, मतलब रेडियाई और साइज एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे तो इसको आप परमाणुवीय एवं आयनिक साइज बोल सकते हो, आकार बोल सकते हो, चाहे इसको त्रिज्या बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिज्या और आकार का मतलब यहां पर एक ही है, ठीक है ना। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या की आप लोगों के लिए डेफिनेशन दे देता हूं। डेफिनेशन देने के बाद फिर मैं बता दूंगा कि भाई आवर्त सारणी होती है, जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, वो पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर के जाने पर साइज घटते हैं या बढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। फिर मैं सीरीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो सीरीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि भाई ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों का कहीं पर तो साइज घटता है, कहीं पर साइज बढ़ता है। वो सब चीजों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं। अर्थात सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार आकार की या साइज की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हम एक परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के अंदर कौन होती है, नाभिक होती है। नाभिक के चारों ओर कौन होती है, कोष होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं, लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों की बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा था लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो वहां पर कितने ऑर्बिटलों की बात हुई थी, 3 ऑर्बिटल की बात हुई थी। एक तो 4s की बात हुई थी, एक इसकी बात हुई थी 4s की बात हुई थी, एक 6d की बात हुई थी, सॉरी एक तो 4f की बात हुई थी, एक 5d की बात हुई थी और एक इसकी हुई थी 6s की बात हुई। अर्थात ये तो कौन हुआ आपकी 4f ऑर्बिटल, ये कौन सी आप लोगों की 5d ऑर्बिटल और ये कौन सी आपकी 6s ऑर्बिटल। भाई आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों का, तब यही तो देखा था कि नाभिक के सबसे पास की ऑर्बिटल कौन सी थी, f ऑर्बिटल थी। उसके बाद फिर कौन सी थी, d ऑर्बिटल थी। और सबसे बाह्यतम कक्षक कौन सी थी, s ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन बन गई कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। देखो, ये कौन है, नाभिक है अर्थात न्यूक्लियस है, और ये कौन है, कोष है अर्थात ये कौन है, सेल है। तो किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोष के इस बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। पहले तो ये बात बता, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। पहले तो ये बात बता भैया, आकार समझ में आ गया। ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार, ठीक है ना। तो किसी नाभिक मतलब किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। मतलब किसी परमाणु का अगर आप आकार देख रहे हो तो उसको परमाणु आकार है, परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। और किसी आयन का आकार देख रहे हो तो उसको आयनिक आकार या आयनिक त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है ना। अगर किसी परमाणु का आकार देख रहे हो तो उसको परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। और किसी आयन का आकार देख रहे हो तो उसको आयनिक त्रिज्या या आयनिक आकार बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यूनिट मतलब हम लोगों ने लेक्चर सेकंड में किसका डिस्कशन किया था, ऑक्सीकरण अवस्था का। तो आपको बता लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +3 थी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके आकार को देखोगे तो उनके आकार को हम क्या बोलेंगे, आयनिक आकार या आयनिक त्रिज्या। क्योंकि आप लोगों को से पहले ही बोल दी थी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने 58 का ले लेता हूं। 58 पर कौन होता है, सीरियम होता है। तो आप लोगों को पता है सीरियम पर यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, सीरियम पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस वक्त ये सीरियम कौन है, परमाणु है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब अगर इसका आकार देखोगे ना तो इसको बोलेंगे परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और अगर आप लोगों
लोगों ने इसमें +3 चार्ज शो कर दिए। तो आप लोगों को पता है कि इस वक्त ये परमाणु नहीं है, ये कौन है, सीरियम आयन, क्योंकि आप लोगों ने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो कर रखी है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो अब इसकी जो त्रिज्या निकलेगी, आकार निकलेगा, उसको बोलोगे आयनिक आकार। बात आप लोग समझ में आ गई कि किसी परमाणु का आकार देख रहे हो तो उसको परमाणुवीय आकार बोलोगे, और किसी आयन का आकार देख रहे हो तो उसको आयनिक आकार बोलोगे। और आकार की डेफिनेशन क्या होती है, साइज की क्या डेफिनेशन होती है कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इस बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं, अर्थात त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यार, एक बात बताऊं, इस एरिया का मुझे आकार देखना है तो मैं ऐसे ही तो बोलूंगा कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है बीच का, इसी को तो मैं उसका साइज बोलूंगा। जैसे मैंने ये एरिया बिल्कुल फिक्स कर लिया कि भाई मेरे लिए इस एरिया का साइज देखूंगा, तो इस एरिया का साइज मैं ऐसे ही तो बोलूंगा, एक पोर्शन तो ये रहा, एक पोर्शन ही रहा, इनके बीच की दूरी को ही तो मैं साइज बोलूंगा, बाहर से थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि मैंने एरिया तो पहले से फिक्स कर लिया। भाई सिस्टम तो मैंने पहले से फिक्स कर लिया ना। तो उसी तरीका से ये होता है कि ये कौन होता है, अपना परमाणु होता है। तो परमाणु का सेंटर पॉइंट कौन होती है, नाभिक होती है, अर्थात न्यूक्लियस होती है। और उसके बाह्यतम ऑर्बिटल, सबसे लास्ट में ऑर्बिटल कौन सी आती है, एस ऑर्बिटल, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक के सबसे पास की ऑर्बिटल कौन होती है, एफ होती है, फिर कौन होती है, डी होती है, फिर कौन होती है, पी, और सबसे बाह्यतम कक्षक कौन होती है, एस ऑर्बिटल होती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सीधे शब्दों में एक बार फिर बता देता हूं कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं। अगर किसी परमाणु का आकार देख रहे हो तो उसको परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बोलोगे, और अगर किसी आयन का आकार देख रहे हो तो उसको आयनिक त्रिज्या या आयनिक आकार बोलोगे आप लोग, ठीक है ना। बाकी का हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से आप लोगों के सामने इंग्लिश लिख रखी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर की तरफ जाने पर आकार घटते हैं या बढ़ते हैं, तो उसका डिस्कशन कर लेता हूं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं और आवर्त सारणी में डिस्कशन कर लेता हूं कि आकार का आवर्त सारणी के अंदर किस तरीका से घटता है, किस तरीका से वो बढ़ता है। ठीक है, तो इधर देखो, देखो आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, 3D सीरीज, सॉरी, इस वक्त हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का, मतलब 4F सीरीज के एलिमेंटों का डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन 4F सीरीज के एलिमेंटों का कर रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 11वीं 12वीं मतलब 11th 12th क्लास में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाप के आवेश आकार को क्या करता है, घटाता है। और जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपको पता है कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या आकार को क्या करती है, बढ़ाती है। इसका मतलब ये निकला कि जब हम आवर्त सारणी के अंदर, ये आवर्त सारणी का ट्रेंड बना रहा हूं, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो आप लोगों को पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसको कौन लगाती है, नाभिक लगाते हैं, किस पर, इलेक्ट्रॉनों पर। भाई आप लोग जानते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश को नाभिक लगाती है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर नाभिक मतलब न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो कॉमन सी बात है आकार को घटाएगी। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर, वैसे वैसे आपका आकार घटता जाएगा, अर्थात आप लोगों का जो साइज होता है, आप लोगों का आकार होता है वो घटता है। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई कि आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है, क्योंकि कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर लिए तो यहां पर ले आया, इसका मतलब आकार घटा दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जानते हो जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कॉमन सी बात है कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे मतलब सेल बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेंगे। जैसे एक सेल ऐसे हैं, जैसे माने कि ये कौन हो गए 1s 2s 2p 3s 3p, जो तो सेल बढ़ रहे हैं। तो आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपको पता है कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है आपका आकार बढ़ेगा। तो देखो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है।
पहले तो ये बात बताओ भैया, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लेना। जब हम आवर्त सारणी में अर्थात पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाप की आवेश आकार को घटाता है। लेकिन जब किसी भी आवर्त मतलब जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं अर्थात टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता है कोषों की संख्या बढ़ती है, और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है आप लोगों का साइज बढ़ेगा। जैसे सपोज करो 1 कोष 2 3 4 5 इस तरीका से बढ़ेंगे तो कॉमन सी बात है आकार बढ़ेगा। तो बात आप लोग समझ में आ गई कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आकार घटता है क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब तो ये निकलना चाहिए कि भाई जो अपनी 4F सीरीज होती है, लेंथिनर सीरीज होती है, उनमें लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। जैसे कि आप लोग पता है हम 4F सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, भाई 4F सीरीज में लेंथिनर सीरीज में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम ऐसे ही तो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है 4F सीरीज कहां से चलती है, 58 से लेकर कहां तक जाती है, 71 तक ही तो जाती है। भाई एक बात बताओ, ये 4F कौन हो गया, आवर्त हो गया, आवर्त हो गया, और ये आवर्त कहां से स्टार्ट होता है, 58 से लेकर कहां तक जाते हैं, इसके एलिमेंट 71 तक जाते हैं। इसका मतलब अगर 58 से 71 की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता है 58 से 71 की ओर एक आवर्त में हम जब जाते हैं, एक आवर्त में जाते हैं तो प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है आकार में एक सीक्वेंस में कमी आनी चाहिए। एक बार फिर से समझना भाई, ये 4F सीरीज के एलिमेंट है, 4F एक आपका आवर्त होता है, पीरियड होता है, ठीक है ना। तो जब 4F सीरीज में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, भाई ये साइड कौन से होते हैं, लेफ्ट, और वो साइड कौन से होते हैं, राइट। जब 4F सीरीज में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो कॉमन सी बात है प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा, और अगर प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा तो आकार में एक सीक्वेंस में कमी आनी चाहिए। जैसे भाई इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आकार घटेगा तो घटेगा घटेगा घटेगा, लास्ट वाले का आकार सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों में ऐसा नहीं होता है। इधर देखिए आप लोगों को पता है, एक बार फिर देखना, मैं ये बोल रहा हूं कि लेंथिनर सीरीज के एलिमेंट या 4F सीरीज के एलिमेंटों में जब हम 58 से 71 की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाप की आवेश अगर बढ़ेगा तो आकार में एक सीक्वेंस में कमी आनी चाहिए, एक नियमित रूप से कमी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इधर देखो, पहले देखो आकार घट रहे, फिर बढ़ गए, फिर घट गए, फिर रेडियो एक्टिव, फिर आपको पता घट गए, फिर देखो बढ़ गए, कितने सारे बढ़ गए, फिर घट गए, फिर घट गए, घट गए, घट गए, घट गए, फिर घट गए, फिर बढ़ गए और फिर घट गए। ये कैसे? अभी तो हमने ऐसा बोला कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आकार में एक सीक्वेंस में कमी आती है, लेकिन 4F सीरीज के एलिमेंट या लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों में ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर तो आकार बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पर आकार घट रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? कि आप ही तो बोल रहे हो इस चीज को कि 58 से 71 की ओर जाते हैं अर्थात लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाप की आवेश अगर बढ़ेगा तो आकार में एक सीक्वेंस में कमी आनी चाहिए। लेकिन 4F सीरीज के एलिमेंट या लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों में ऐसा नहीं होता। देखो इसके पूरे बैलून को देख लो, कहीं कहीं पर तो बैलून ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं पर घट रही है, कहीं कहीं पर बढ़ रही है, कहीं कहीं पर घट रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो समझना ध्यान से कि अभी मैं आयनिक त्रिज्या पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, अभी आयनिक त्रिज्या को आपके लिए नहीं समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको परमाणु त्रिज्या को बहुत बढ़िया तरीका से समझा दूंगा। जैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये परमाणु त्रिज्या, उसके बाद डिस्कशन करूंगा मैं आयनिक त्रिज्या पर। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ऐसा क्यों होता है भाई, परमाणु त्रिज्या में ऐसा क्यों होता है, या 4F सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, लेंथिनर सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें ऐसा क्यों होता है कि कहीं कहीं पर तो आकार घट रहे हैं, कहीं कहीं पर आकार बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो सुनो, जब मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में 3D सीरीज के एलिमेंट पढ़ाए थे तो उनमें भी यही हो रहा था, कहीं कहीं पर तो आकार घट रहे थे, कहीं कहीं पर बढ़ रहे थे। तो आपको बता वहां पर जो इन चीजों को इफेक्टिव किया था, इन चीजों को प्रभावित किया था, वो किसने किया था? प्रभावी नाप की आवेश और परिरक्षण प्रभाव अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी? इधर देख लो, मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो यहां पर ऐसा कि कहीं कहीं पर वैल्यू को घटा देते हैं, कहीं कहीं पर वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसके लिए कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? 2। एक तो कौन होता है आपका प्रभावी नाप की आवेश, और एक कौन होता है आप लोगों का परिरक्षण प्रभाव। इधर देखिए आप लोग कितने फैक्टर होते हैं? 2। कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? 2 रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। एक तो आपका कौन होता है? प्रभावी नाप की आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक कौन होता है? प्रभावी नाप की आवेश, और एक कौन होता है आपका परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। इधर देखना
यहां पर क्या कहीं कहीं पर वैल्यू आप लोगों की घट रही है, कहीं कहीं पर आप लोगों की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा क्यों होता है? उसको इफेक्टिव करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं दो फैक्टर। एक तो कौन होता है? प्रभावी नाभिक की आवेश, और एक कौन होता है? परिरक्षण प्रभाव। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और परिरक्षण प्रभाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अब मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक बार फिर बता देता हूं इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग इधर देखो। प्रभावी नाभिक की आवेश को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और परिरक्षण प्रभाव को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अब मैं हिंदी में बोलूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश बता दिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और परिरक्षण प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है, जो कि आकार को घटाता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं अर्थात टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो आपको होता है कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है आकार बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि प्रभावी नाभिक की आवेश अगर बढ़ेगा तो आकार घटेगा। ठीक है ना। प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा। इसका मतलब प्रभावी नाभिक की आवेश और आकार का जो रिलेशन होगा वो कौन होगा? व्युत्क्रमानुपाती। भाई प्रभावी नाभिक की आवेश अगर बढ़ेगा तो आकार घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती तो हो गया। और परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो आपको होता आकार बढ़ेगा, अर्थात साइज आप लोगों का बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिक की आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? इधर देखो, आप लोगों को पता प्रभावी नाभिक की आवेश आकार को घटाता है और परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। तो कॉमन सी बात है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती तो हो गए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये आकार को क्या कर रहा है? घटा रहा है, और ये आकार को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो कॉमन सी बात है, दोनों ही प्रभाव एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब जैसे जैसे प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव आपका घटता है। इसका मतलब ये निकला कि प्रभावी नाभिक की आवेश का रिलेशन परिरक्षण प्रभाव से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है ना। दूसरा बढ़ता है तो पहले वाला घटता है, अर्थात दोनों का रिलेशन एक दूसरे का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बता देता हूं कि प्रभावी नाभिक की आवेश कहां पर काम करेगा, परिरक्षण प्रभाव कहां पर काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए दोनों का मतलब बता देता हूं एक स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो, परिरक्षण प्रभाव को और बता देता हूं शील्डिंग इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे काम करता है। तो ध्यान से समझना। देखो, आप लोगों को पता है कि लेंथिनर सीरीज के एलिमेंटों में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर 4f सीरीज है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? 5d की बात की थी, और यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? 6s की बात की। ध्यान से समझना। अब मैं आपको समझा देता हूँ परिरक्षण प्रभाव कैसे आकार को बढ़ाता है, कैसे साइज को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एट के अंदर आप लोगों को पता हम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और आप लोगों को पता है यहाँ पर डी में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरा? 1। भाई या तो इलेक्ट्रॉन डी में हमने भरा ही नहीं था, 0 भरा था, या फिर डी में हमने इलेक्ट्रॉन कितना भरा था? 1। और आप लोगों को पता है एस में हमने इलेक्ट्रॉन कितने भरे थे? 2। अरे भाई एक बात बताओ, जब लेंथिनर सीरीज के एलिमेंट अर्थात जो 4f सीरीज के एलिमेंटों का हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा था तो आप लोगों ने यही तो किया था कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे? 2। और डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा था? 1। और 4f सीरीज में 1 से लेकर कहां तक इलेक्ट्रॉन भरे थे? आप लोगों ने 14 इलेक्ट्रॉन भरे थे। इसका मतलब ये निकला कि भाई जब आप 1 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 3 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 4, 5 इलेक्ट्रॉन तक, तो आपको बता प्रभावी नाभिक की आवेश काम करेगा। प्रभावी नाभिक की आवेश काम करेगा तो शुरू के एलिमेंटों के आकार घटेंगे, क्योंकि अगर प्रभावी नाभिक की आवेश काम करेगा इलेक्ट्रॉनों पर तो कॉमन सी बात है प्रभावी नाभिक की आवेश आकार को घटेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरते गए और ऐसे करते करते आप लोगों ने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते गए और जैसे ही आप लोगों ने 14 इलेक्ट्रॉन भरे तो आप लोगों को पता है वो 14 इलेक्ट्रॉन नाभिक को चारों ओर से ढक देंगे, अर्थात उसको क्या कर देंगे? शिल्ड कर देंगे। शिल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढकना। तो देखो, यहां पर नाभिक को 4f सीरीज के एलिमेंटों ने चारों ओर से ढक दिया। तो अब नाभिक का आकर्षण बल 4f सीरीज के एलिमेंटों पर तो काम कर रहा है, क्योंकि वो तो नाभिक के पास में होती है। लेकिन ये 4f सीरीज के एलिमेंटों ने नाभिक को चारों ओर से ढक दिया तो नाभिक का आकर्षण बल 4f सीरीज के एलिमेंटों पर तो काम कर रहा है, लेकिन जितना काम 4f सीरीज के एलिमेंटों पर कर रहा है उतना 5d और 6s के इलेक्ट्रॉनों पर काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर समझना भाई, जैसे ही आप लोगों ने 4f सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पर प्रभावी नाभिक की आवेश काम कर रहा था जो कि आकार को घटा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते गए तो जैसे ही आपने 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे तो नाभिक को चारों ओर से 4f सीरीज के एलिमेंटों ने इस तरीका से ढक दिया। अगर ढक दिया
तो कॉमन सी बात है, नाभिक का आकर्षण बल 4f सीरीज के एलिमेंटों पर तो काम करेगा, लेकिन 5d और 6s के इलेक्ट्रॉनों पर काम करेगा तो सही, लेकिन कम करेगा। तो कॉमन सी बात है, यहां पर देखना, अगर नाभिक का आकर्षण बल 4f सीरीज के एलिमेंटों पर काम करेगा और 5d और 6 पर थोड़ा कम काम करेगा, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग को अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर नाभिक का कम आकर्षण बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन करेगा। और माना कि इस तरीका से थे वो, और रिपल्सन से अगर थोड़ा भी इस तरीका से हो गए तो आप लोगों को पता, आपका आकार बढ़ गया, आपका साइज बढ़ गया। कैसे? देखो, आप लोगों को पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक का आकर्षण बल यहां तक काम कर नहीं रहा है। तो नाभिक का आकर्षण बल अगर यहां तक काम नहीं कर रहा है तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है और हम जानते हैं कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, अर्थात रिपल्सन करते हैं। तो ये 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब मैंने रिपल्सन से इतना भी रिपल्सन कर दिया तो कॉमन सी बात है, आकार उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो मैं ऐसा बोल दूं तो एक बात बताओ, पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं यार, मुझे एक बात बताओ, ये परिरक्षण प्रभाव जो शील्डिंग इफेक्ट लगा है वो किसने, 4f सीरीज के एलिमेंटों ने तो लगाया। अरे भाई एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन 2-3 तक भरे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो नाभिक का आकर्षण बल 4f किन पे भी काम कर रहा था, 5d किन पे भी काम कर रहा था, 6s किन पे भी काम कर रहा था। लेकिन जैसे 14 इलेक्ट्रॉन भरे उसके बाद ही तो परिरक्षण प्रभाव लगा था, क्योंकि नाभिक को चारों ओर से ढक दिया, तो नाभिक का आकर्षण बल 5d और 6s के इलेक्ट्रॉनों पर काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने की वजह से आपका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये निकला कि परिरक्षण प्रभाव को लगा रहे हैं, वो कौन लगा रहे हैं, 4f सीरीज के एलिमेंट। परिरक्षण प्रभाव को कौन लगा रहे हैं, 4f सीरीज के एलिमेंट जो बिल्कुल नाभिक के पास में। ठीक है ना? तो मैं ऐसे बोल दूं, नाभिक के पास में तो आंतरिक कक्षक बोल दूं, इनर ऑर्बिटल बोल दूं। अरे भाई नाभिक के पास में तो उसको आंतरिक कक्षक ही तो बोलूंगा, इनर ऑर्बिटल ही तो बोलूंगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा उसकी डेफिनेशन परिरक्षण प्रभाव की, कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं। इस प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। एक बार फिर सुन लेना, परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है, कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मतलब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इस प्रभाव को लगाते हैं, कौन से प्रभाव को लगाते हैं, परिरक्षण प्रभाव को, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट को। एक बार फिर बता देता हूं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम कर देते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसका मतलब टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। कैसे? कि जहां जहां पर आकार घट रहे हैं वहां पर तो प्रभावी नाभ की आवेश काम कर रहा है, और जहां जहां पर आकार बढ़ रहे हैं वहां पर कौन कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। अब देख लो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सीरीज के लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों की पूरी परमाणु त्रिज्याओं के मान देख लो आप लोग। तो जहां जहां पर परमाणु त्रिज्याओं के मान घट रहे हैं वहां पर तो प्रभावी नाभ के आवेश काम करेगा, मतलब आप जानते हो प्रभावी नाभ के आवेश आकार को घटाएगा। ठीक है ना? और जहां जहां पर परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं तो कॉमन सी बात है वहां पर कौन काम करेगा, परिरक्षण प्रभाव, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? लेकिन कुछ यहां पर देखो, इनका आप अवलोकन करोगे ना, देखोगे ना आप लोग, इनका एनालिसिस करोगे ना, तो देखो इनमें दो, एक तो कौन होता है EU और एक कौन होता है YV, एक कौन होता है EU और एक कौन होता है YV। इनके मान जितनी हम कंपैरिजन करते हैं ना उससे बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब 4f सीरीज के एलिमेंटों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, EU तथा YV का। एक बार फिर सुनिए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा है। कुछ एग्जाम ऐसी हैं जिनको मैंने दिया है तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में सबसे बड़ा आकार किनका होता है, तो वहां पर आपका जवाब होगा EU और YV। सेम आकार होता है, ठीक है ना, सेम आकार होता है, मतलब आपको ऑप्शन में एक मिल जाएगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, EU और YV दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो किसी को भी सेलेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है ना? अगर EU दे दिया उसने ऑप्शन में तो फिर YV को नहीं देगा, और अगर YV दे दिया तो EU को नहीं देगा। तो आपको पता लग जाएगा कि EU तथा YV का आकार 4f सीरीज के एलिमेंटों में सबसे बड़ा होता है, और इनमें भी ज्यादा बड़ा किसका होता है, EU का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना? EU अगर उसने EU और YV दोनों को दे दिया तो समझ जाना फिर आपको क्लिक किसको करना, EU करना है। एक बार फिर सुनिए ना, अगर ऑप्शन में उसने EU को नहीं दिया है
ठीक है ना, बाई बी को दिया है, तो कॉमन सी बात है आप किस पे क्लिक करोगे, बाई बी पर, कि भाई 4f सीरीज के एलिमेंटों में फिर बाई बी का आकार बड़ा होगा। लेकिन दोनों को दे दिया उसने, दोनों को दे दिया, तो फिर आप क्लिक किस पे करोगे, EU पे। लेकिन बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों को वो साथ देता है, ठीक है ना, किसी एक को देता है, तो एक को देगा तो आप लोग कर देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर बता देता हूं, लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों में सबसे बड़ा आकार किनको होता है, EU तथा बाई बी का, ठीक है ना। और इसका भी रीजन है भाई, हर चीज का रीजन होता है, क्योंकि आपको पता है EU का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जबकि बाई बी के अंदर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कौन सी, परमाणु त्रिज्याओं के मान। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर बता देता हूं भैया, लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों में जहां जहां पर परमाणु त्रिज्याओं के मान घट रहे हैं वहां पर तो प्रभावी नाप के आवेश काम कर रहा है, और जहां जहां पर परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं वहां पर परिरक्षण प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है ना। और इनमें जितनी हम उम्मीद करते हैं उनसे ज्यादा आकार के होते हैं EU और बाई बी के। और यहाँ पर भी रीजन होता है, क्योंकि EU के अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्धपूरित विन्यास होता है, और अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से इनके आकार क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और बाई बी का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात पूर्ण पूरित विन्यास होता है, और पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से बाई बी का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनके यहाँ पर रीजन है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जहां जहां पर आकार घट रहे हैं वहां पर प्रभावी नाप के आवेश काम कर रहा है, क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश आकार को घटाता है, और जहां जहां पर आकार के मान बढ़ रहे हैं वहां वहां पर कौन काम कर रहा है, परिरक्षण प्रभाव, अर्थात तो शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। और EU तथा बाई बी का आकार 4f सीरीज के एलिमेंटों में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। इसका रीजन कौन होता है, कि इनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसका रीजन क्या होता है, इनका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात पूर्ण पूरित विन्यास होता है। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आकार किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, EU का, उसके बाद में किसका होता है, बाई बी का। अगर दोनों को एक साथ ऑप्शन में दे रखा है तो फिर क्लिक किस पर करोगे, EU पर, और किसी एक को दे रखा है तो आपको पता लग ही जाएगा। EU दे रखा है तो बाई बी को कर देना, बाई बी दे रखा है तो EU को कर देना, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है परमाणु त्रिज्या में। तो ये सीरीज प्रतीक तो आप लोगों ने कर लिए होंगे याद, परमाणु क्रमांक आपको पता ही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले ही बोल दी, मैंने आपसे पहले लेक्चर में बोल दी कि प्रतीक आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो इनका अध्ययन करोगे। भाई आपको प्रतीक पता नहीं है तो कॉमन सी बात है सारणी कैसे बनाओगे, और बिगर सारणी के वो आपको नंबर नहीं देगा। तो कॉमन सी बात है प्रतीक आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अगर प्रतीक याद है उनके, मतलब सिंबल याद है, तो कॉमन सी बात है परमाणु क्रमांक आपको याद हो ही गए होंगे। एटॉमिक नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं, 58 से 71 तक की गिनती लिखनी है, मतलब 58 से 71 तक की गिनती लिखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी परमाणु त्रिज्या यहां पर अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे लिख देना, ऐसे एरो बनाकर लिख देना। जैसे माने कि आपको वैल्यू याद नहीं है, एग्जाम में वैल्यू याद नहीं है, तो फिर क्या करें, तो ऐसे एरो बनाकर लिख देना, ऐसे लिख देना। यहाँ पर ऐसे एरो बना दिया, जैसे ये बना दिया, ये इस तरीका से एरो बना दिया। एरो बनाकर यहां पर लिख देना प्रभावी नाप की आवेश बढ़ रहा है, तो लिख देना आकार घट रहा है, ठीक है ना। बीच वाले तत्वों को थोड़ा स्थिर कर देना, जैसे कि यहाँ पर लगभग ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है तो वहां पर दोनों प्रभाव प्रभावी होते हैं। भाई देखो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट नहीं हो रहा है, देखो एक जैसे आकार हो रहे हैं, एक जैसे आकार होते हैं, वहां पर दोनों प्रभाव प्रभावी होते हैं। मतलब प्रभावी नाप की आवेश तो आकार को घटाने की कोशिश करता है, और परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कॉमन सी बात है वो दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ना तो प्रभावी नाप की आवेश घटा पाता है और ना परिरक्षण प्रभाव बढ़ा पाता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो देखो आकार में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और लास्ट वाले एलिमेंटों पर, लास्ट वाले तत्वों के आकार बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता उस कंडीशन में आपका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे लिख देना आप लोग, यहां पर लिख देना, यहां से यहां तक एरो बना देना, वहां पर लिख देना आकार घट रहे हैं क्योंकि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ रहा है। फिर बीच वाले लिख देना आकार बराबर, वहां पर लिख देना दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, या दोनों प्रभाव एक दूसरे पर प्रभावी, मतलब दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाले पे लिख देना आकार बढ़ रहा है क्योंकि प्रभावी नाप की, सॉरी, आकार बढ़ रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर वैल्यू ध्यान में नहीं है तो आप ऐसे लिख देना। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों को एग्जाम में वैल्यू ध्यान नहीं है कि नहीं सर हम तो भूल गए वैल्यू को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां तक एरो बना देना, ठीक है ना। और एरो पे क्या लिखोगे आप लोग, कि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ रहा है इसलिए आकार घट रहा है। फिर यहां पर इस तरीका से लाइन खींच देना, जहां जहां पर बराबर, इस तरीका से यहां पर, इसका मतलब यहां पर लिख देना आकार लगभग बराबर, यहां पर ऐसे लिखना एरो बना इस तरीका से, आकार लगभग बराबर,
क्योंकि दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अर्थात तो संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वाले पे लिख देना आकार बढ़ रहा है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इसका मतलब बात क्लियर हो गई कि शुरू वाले एलिमेंटों पर तो प्रभावी नाप के आवेश काम करेगा जो कि आकार को घटाएगा, बीच वाले में दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक घटाने की कोशिश करेगा। तो कॉमन सी बात है, ना तो वो बढ़ा पाएगा ना वो घटा पाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट वाले एलिमेंटों के आकार बढ़ जाएंगे क्योंकि उस कंडीशन में परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट आकार को बढ़ाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी का ये बता दिया कि पूरी लेंथेनाइड सीरीज में 4f सीरीज के एलिमेंटों में सबसे बड़ा आकार किसको होता है, EU का, और उसके बाद किसको होता है, YB का। EU का इसलिए होता है क्योंकि उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और YB का इसलिए होता है क्योंकि उसका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब किसी स्टूडेंटों के मन में ये चल रहा होगा कि सर एक बात बताओ, ये आपने प्रोमीथियम को लिखा ना, ये 61 को, ये रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंटों को रेडियो एक्टिव का मतलब पता नहीं होता है कि सर आप बहुत दिन से पढ़ते आए लेकिन हमको रेडियो एक्टिव का मतलब पता नहीं है। और रेडियो एक्टिव का मतलब ऐसा क्या है कि इनकी त्रिज्याओं के माने ज्ञात नहीं है। भैया रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वे एलिमेंट जो विघटित होते रहते हैं, अर्थात वो टूटते रहते हैं। तो एक बात बताओ यार, यहां पर प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसकी त्रिज्याओं के मान नहीं दे रखे हैं। क्यों नहीं दे रखे हैं? रीजन होना चाहिए आपके पास। अरे भैया वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अर्थात जैसे ही आप उनकी त्रिज्या को या उनके आकार को कैलकुलेट करने जाओगे तुरंत ही वो विघटित हो गया अर्थात टूट गए। तो आप किसको ज्ञात करोगे? बात समझ में आ गई ना? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो एलिमेंट जो विघटित होते रहते हैं, अर्थात वो टूटते रहते हैं, क्लीवेज होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एक बार बताओ, प्रोमीथियम की अगर आप त्रिज्या को, आकार को कैलकुलेट करोगे, आकार को कैलकुलेट करने जाओगे आप लोग, तुरंत ही वो टूट गया, तो फिर आप किसको कैलकुलेट करोगे? इसलिए प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण यहां पर उसकी त्रिज्याओं के मान शो नहीं कर रखे हैं, क्योंकि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की त्रिज्याओं के मान ज्ञात नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम उनकी त्रिज्याओं के मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तुरंत ही वो टूट जाएंगे, तो हम किसको ज्ञात करेंगे? इसलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी त्रिज्याओं के मान यहां पर नहीं दे रखे हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की त्रिज्याओं के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञात करेंगे तो वो एलिमेंट क्या होंगे, टूट जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, तभी तो उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? इसलिए प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसकी त्रिज्याओं के मान शो नहीं कर रखे हैं, अर्थात रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की त्रिज्याओं के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो परमाणु त्रिज्या आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार फिर देख लेना। शुरू वाले तत्वों पर प्रभावी नाप के आवेश काम कर रहा है, आकार घट रहा है। बीच वाले तत्वों पर आकार लगभग बराबर हो रहा है क्योंकि दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। और लास्ट वालों के आकार बढ़ रहे हैं क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा कर लेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्याओं की। तो देखो आयनिक त्रिज्याओं के अंदर आप लोग समझ रहे हो, आयनिक त्रिज्याओं के अंदर हम बात कर रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 का मतलब समझे आप लोग? +3 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल गए, S के, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकल गया, D का। तो एक बात बताओ यार, अगर 2 इलेक्ट्रॉन S के निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन अगर D का निकल गया, तो गौर से देखो, पहले तो सीरीज को देखो आप एक बार। तो देखो पहले तो आप सीरीज को देखो, आयनिक त्रिज्याओं के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरी सीरीज को देख लो। तो पूरी सीरीज को देखने के बाद आपको एक पता लगा कि बिल्कुल सीक्वेंस में कमी आ रही है। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में उनके आकार के मानों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन तो S के बाहर निकल जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन D का बाहर निकल जाता है। तो कॉमन सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन S के बाहर निकल गए, 1 D का बाहर निकल गया। तो अब आपको पता परिरक्षण प्रभाव नहीं लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं तो रिपल्सन किसको करेंगे, रिपल्सन नहीं करेंगे तो आपका परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका एक ही प्रभाव लगेगा, और वो लगेगा आपका प्रभावी नाप के आवेश। भाई इस कंडीशन में एक ही प्रभाव प्रभावी होगा, वो कौन होगा, प्रभावी नाप के आवेश, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको नाभिक किस पर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो कॉमन सी बात है, जैसे जैसे प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आकार में एक सीक्वेंस में कमी आ जाएगी, अर्थात यहां पर परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करेगा। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव तो तब काम कर रहा था जब D के पास इलेक्ट्रॉन थे और S के पास इलेक्ट्रॉन थे। तो कॉमन सी बात है, वो रिपल्सन कर रहे थे। रिपल्सन क्यों कर रहे थे? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है ना? नाभिक का आकर्षण बल उन पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो कॉमन सी बात है, वो परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे थे। ठीक है ना? लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में
दो इलेक्ट्रॉन तो एस के बाहर निकल जाते हैं, एक डी का बाहर निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो एक ही प्रभाव लगेगा, वो कौन होगा, प्रभावी नाप के आवेश। तो कॉमन सी बात है, प्रभावी नाप के आवेश प्रभावी नाप की आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा आकार में एक सीक्वेंस में कमी आएगी, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं लेंथिनार्ड संकुचन, बोलते हो ना आप, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम लेंथिनार्ड संकुचन बोलते हैं। संकुचन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना। देखो मैं बता देता हूं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हिंदी वाले सुनो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। संकुचन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, तो नॉर्मल शब्दों में मैं ये बोल दूं, संकुचन का मतलब होता है आकार में कमी आना, सीक्वेंस में कमी आना। सीक्वेंस में क्यों कमी आ रही है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव तो काम कर नहीं रहा है, एक ही काम कर रहा है प्रभावी नाप के आवेश, जो कि आकार को एक सीक्वेंस में घटाता है, ठीक है ना, आकार को एक सीक्वेंस में घटाता है। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। डेफिनेशन में ऐसे बोल दूं लेंथिनार्ड संकुचन की, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन बोल रहा हूं कि देखो ये कौन है 58 और ये कौन है 71। मतलब जब आप 58 से 71 की ओर जाते हो, 58 से 71 की ओर जाते हो, तो आकार में क्रमिक कमी आती है, आकार में एक सीक्वेंस में कमी आती है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ध्यान में रखना, ये मैं परमाणु त्रिज्या के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, ये आयनिक त्रिज्याओं के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि बात समझ में आ गई ना आप लोगों के, कि जो मैं लेंथिनार्ड संकुचन बोल रहा हूं ना, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, वो परमाणु त्रिज्याओं के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, आयनिक त्रिज्याओं के रेस्पेक्ट में। इसलिए आयनिक त्रिज्याओं के मान देखो आप, सीक्वेंस में कमी आ रही है, ठीक है ना। सीक्वेंस में कमी आने की वजह से इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल दूं, परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ, ध्यान से समझना, परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ लेंथिनार्ड तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं में एक नियमित रूप से कमी आती है। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि आकार घट जाते हैं, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे ही समझा देता हूं इसको एक बार आप लोगों के लिए। इधर देखिए, इधर लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको। देखो आप लोगों को पता है, हम 4F सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 4F सीरीज कौन सी है, लेंथिनार्ड सीरीज। यहां पर हम 58 से कहां की ओर जा रहे हैं, 71 की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। 58 से कहां की ओर जा रहे हैं, 71 की ओर जा रहे हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या तभी तो होगी जब उस पर कोई चार्ज होगा, तो मैंने चार्ज कर दिया, क्योंकि लेंथिनार्डों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है ना। तो देखो जब हम 58 से 71 की ओर जाते हैं तो आकार में क्रमिक रूप से कमी आती है, एक सीक्वेंस में कमी आती है, एक रेगुलर ऑर्डर में कमी आती है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। या इसको सीक्वेंस में मैं ऐसे बोल सकता हूं उसकी डेफिनेशन, कि परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ लेंथिनार्ड तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक रूप से कमी आती है। इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आकार आप लोगों के घट जाते हैं। क्योंकि कॉमन सी बात, उसके नाम से ही पता लग रहा है, लेंथिनार्ड संकुचन, संकुचन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, किसी चीज का छोटा होना। तो कॉमन सी बात है, अगर छोटे होंगे तो यहाँ पर एलिमेंटों की तो बात कर रहे हैं, तत्वों की तो बात कर रहे हैं, लेंथिनार्ड सीरीज के एलिमेंटों की तो बात कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है उनके आकार क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है ना। तो इतने दिनों से आप लोगों ने रट्टा मार रखा था कि भाई सर लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड संकुचन। अरे भैया लेंथिनार्ड संकुचन इसको बोलते हैं, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ लेंथिनार्ड तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं में नियमित रूप से कमी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। इधर देखो, जब परमाणु क्रमांकों में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, हो रही है ना परमाणु क्रमांकों में 58, 59, 60, 61, 62 तो हो रही है परमाणु क्रमांकों में। तो परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ लेंथिनार्ड तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं में नियमित रूप से कमी आ रही है। इस प्रभाव को हम कौन सा बोलते हैं, लेंथिनार्ड संकुचन, लेंथिनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ध्यान में रखना, ये तो हम सीरीज में इस तरीका से बना रखिएगा, आपको ऐसा लगेगा वर्ग में, वर्ग नहीं बेटा ये आवर्त है, ठीक है ना। ये तो क्या है कि हम लोग इस तरीका से लिखते हैं तो पूरी चीजों को नहीं लिख पाते हैं। दरअसल ये इस तरीका से होते हैं भाई, 4F सीरीज को ऐसे थोड़ा लिखते हैं, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 4F सीरीज को हम ऐसे थोड़ा लिखते हैं। ये तो हम लोगों को, आप लोगों के लिए इसलिए शो कर देते हैं कि इस तरीका से लिखते हैं तो वो शो नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस तरीका से लिख देते हैं। नहीं आपको पता, आवर्त सारणी में तो ये एलिमेंट इस तरीका से होते हैं, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70 और 71। भाई 4f सीरीज के एलिमेंट आवर्त सारणी में इस तरीका से तो होते हैं। ये तो 4f सीरीज हो जाती है और एक कौन सी हो जाती है, 5f सीरीज हो जाती है। आगे बात सही में, इसको तो हम इस तरीका इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इस तरीका से पूरी चीजों को हम शो नहीं कर पाते, इसलिए हम इस तरीका से लिख देते हैं। इसलिए कोई स्टूडेंट ये दिमाग मत लगा ना कि हम वर्ग में जा रहे हैं, अरे भैया वर्ग में नहीं जा रहे, हम आवर्त में जा रहे हैं। ये आवर्त में जा रहे हैं क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर 4f सीरीज के एलिमेंट इस तरीका से होते हैं और 5f सीरीज के एलिमेंट भी इस तरीका से होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना 4f वर्ग नहीं है, 4f एक आवर्त है। आगे नहीं मेरी बात समझे, एक बार फिर बता देता हूं भैया, 4f की बात हो रही है, 4f कौन सी, लेंथेनर सीरीज की बात हो रही है। तो लेंथेनर सीरीज के एलिमेंट है वो वर्ग नहीं है, वो आवर्त के अंदर है, इस तरीका से होते हैं, आवर्त सारणी में इस तरीका से होते हैं, ठीक है ना। तो हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो कॉमन सी बात है, आयनिक त्रिज्या में नियमित रूप से कमी आएगी और नियमित रूप से कमी आएगी तो उसको लेंथेनर संकुचन बोलेंगे, क्योंकि आकार घट जाएंगे, आकार सिकुड़ जाएंगे आप लोगों के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनर संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, और लेंथेनर सीरीज के एलिमेंट इस प्रभाव को लगाते थे, इसलिए इसको लेंथेनर संकुचन बोल देते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो लेंथेनर संकुचन में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। एक बार पूरे टॉपिक को कम शब्दों में फिर बता देता हूं जिससे कि हम टॉपिक का एंड करते हैं। एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्राफ बना रखे हैं, तो पहले ग्राफों को समझा देता हूं। दो ग्राफ बना रखे हैं, तो देखो आप बताओ, परमाणु त्रिज्या का भी ग्राफ बना रखा है और आयनिक त्रिज्या का भी बना रखा है, अर्थात लेंथेनर संकुचन का। तो देखो परमाणु त्रिज्या का ग्राफ तो आप इस तरीका से बना देना। भाई परमाणु त्रिज्या में क्या हो रहा, कहीं कहीं पर तो आकार घट रहे थे, कहीं कहीं पर बढ़ रहे थे, घट रहे थे, बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर तो किसी भी तरीका से इस तरीका से बना देना, ये इस तरीका से, ठीक है ना। इस पे EU, इस पे क्या लिख देना, y भी लिख देना, इस पर और एलिमेंटों को लिख देना। मतलब कहीं कहीं पर तो आकार घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे बढ़ रहे हैं, यही हो रहा था किसके अंदर, परमाणु त्रिज्या में। और आयनिक त्रिज्या के अंदर ग्राफ कैसे बनेगा कि सीक्वेंस में बिल्कुल कमी आएगी। सीक्वेंस में क्यों कमी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम 58 से 71 की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक, भाई जैसे जैसे 58 से 71 की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होगी, और अगर परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होगी तो प्रभावी नाप के आवेश काम करेगा, और प्रभावी नाप के आवेश आकार को क्या करेगा, घटाएगा। तो इसलिए यहां पर बिल्कुल सीक्वेंस बना देना, क्योंकि आयनिक त्रिज्याओं में बिल्कुल सीक्वेंस बनेगा, इसलिए इसको तो क्या बोलेंगे, लेंथेनर संकुचन, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन। अर्थात ये किसके मान होते हैं, ये किसके मान होते हैं, आयनिक त्रिज्याओं के, और ये किसके मान होते हैं, परमाणु त्रिज्याओं के। क्योंकि परमाणु त्रिज्या में तो कहीं के ज्यादा, किसी के कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, तो उनका ग्राफ ऐसा बना देना, और आयनिक त्रिज्याओं का ग्राफ ऐसा बना देना, जिसको आप लेंथेनर संकुचन, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो। आगे बात सही है। इसलिए जो ग्राफ बना रखा ना मैं नोट्स में, वो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये ग्राफ तो किसका, परमाणु त्रिज्याओं का, परमाणु त्रिज्या का मतलब एटॉमिक रेडिया क्या, कहीं पर घट रहे, कहीं पर बढ़ रहे, कहीं पर घट रहे, कहीं पर बढ़ रहे। और ये बड़े वाले दो इसलिए शो कर दिए क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि पूरी लेंथेनर सीरीज में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, EU का, उसके बाद में किसका होता है, YB का, ठीक है ना। और ये लेंथेनर संकुचन का आयनिक त्रिज्याओं का शो कर दिया। आयनिक त्रिज्या में प्रभावी नाप के आवेश बढ़ेगा तो आकार में सीक्वेंस रूप से कमी आएगी, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक बार कम शब्दों में दोबारा से इसको बता देता हूं और इस टॉपिक का एंड करता हूं। अब सुनो मेरी बात, जो अगला लेक्चर आएगा ना मेरा, जो अपना कौन सा लेक्चर है, अपना तीसरे नंबर का लेक्चर है, जो अपना चौथे नंबर का लेक्चर आएगा ना, उसमें एक बार फिर से मैं लेंथेनर संकुचन की बात करूंगा और लेंथेनर संकुचन का प्रभावों के बारे में बात करूंगा। भाई के लेंथेनर संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता आगे आने वाले एलिमेंटों पर। एक बार फिर सुनिए ना, जो अपना चौथे नंबर का लेक्चर होगा ना, उसमें लेंथेनर संकुचन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा एक बार, ठीक है ना। लेंथेनर संकुचन को एक्सप्लेन करूंगा और लेंथेनर संकुचन के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। प्रभावों का मतलब ये हुआ कि भाई लेंथेनर संकुचन से आगे आने वाले एलिमेंटों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीजों का डिस्कशन हम किसमें करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। ये कौन सा, अपना लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। तो एक बार पूरी को दोबारा बता देता हूं। देखो भैया, लेंथेनर सीरीज के एलिमेंट चल रहे थे हम लोगों के, ध्यान से समझना, कम शब्दों में बता देता हूं पूरी चीजों को, ठीक है ना। आपको बताएं हमारी कौन सी चल रही है, लेंथेनर सीरीज चल रही है। लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों में तीसरी प्रॉपर्टीज कौन सी चलेगी, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या चली। पहली कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरी कौन सी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरी कौन है, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन बोली थी। डेफिनेशन में क्या बोला कि किसी परमाणु नाभिक तथा भाइतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, और किसी आयन की त्रिज्या को देख रही हो तो उसको आयनिक त्रिज्या बोल दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आवर्त सारणी में इनका ट्रेंड बताया था कि भाई परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्या ट्रेंड होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाप के आवेश बढ़ेगा जो कि आकार को घटाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं
तो आपको पता कोषों की संख्या बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है आकार बढ़ेगा, ये इनका ट्रेंड होता है। चलो ठीक है, फिर हमने लेंथ इन आर्ट सीरीज के एलिमेंटों की बात की थी, तो यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं के मान लिखे थे, तो इनकी त्रिज्याओं के मान कहीं पर घट रहे हैं, कहीं पर बढ़ रहे हैं, कहीं पर घट रहे हैं, कहीं पर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बताए थे, एक तो प्रभावी नाप की आवेश बताया था और एक परिरक्षण प्रभाव बताया था। प्रभावी नाप की आवेश आकार को घटाता है, परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। कैसे घटाता है कैसे बढ़ाता है मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है ना। और आयनिक त्रिज्याओं के अंदर हमने किसकी बात की थी, लेंथ इन आर्ट संकुचन, लेंथ इन आर्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आकार को नियमित रूप से एक सीक्वेंस में घटा रहा है। और कौन घटा रहा है, प्रभावी नाप की है आवेश अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उस कंडीशन में जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उस कंडीशन में आपका परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता, एक ही प्रभाव काम करेगा, प्रभावी नाप के आवेश, जो कि आकार को घटाएगा, बिल्कुल वो भी सीक्वेंस में। इसलिए देखो नियमित रूप से कमी आ रही है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की परमाणु और आणविक त्रिज्याओं के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनकी त्रिज्याओं के मान ज्ञात करने बैठेंगे तो कॉमन सी बात है वो विघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हम किस चीज को निकालेंगे, किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे अगले में पास में। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे आने वाला जो लेक्चर होगा मैं एक बार फिर बता देता हूं, लेंथ इन आर्ट संकुचन को एक बार फिर से बता दूंगा, और लेंथ इन आर्ट संकुचन के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, वो हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर करेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर लेंथ इन आर्ट संकुचन तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका देखना, वो भी बहुत शानदार लेक्चर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।